व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लव विद एजेके गर्ल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल, पोस्ट एंड प्री अरेस्ट बेल। ये जो बेल का टॉपिक है ये CRPC का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जस्ट बुक्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये जस्ट लॉयर्स के लिए नहीं होता, बल्कि आम इंसान को भी पता होना चाहिए कि बेसिकली बेल क्या है, पोस्ट एंड प्री अरेस्ट बेल क्या है। आइए हम देखते हैं, हम बेल की डेफिनेशन पहले देखते हैं, इससे समझ आ जाएगा कि बेल होता क्या है। बेल को उर्दू में बाकायदा ज़मानत बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बेल की डेफिनेशन। रिलीज अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू हैंड ऑफ श्योरिटी who undertakes kind of bail to produce him before court as and when required। यानी कि जब भी किसी शख्स को पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद करवाया जाता है या उसे रहा करवाया जाता है ना, तो अदालत को इस चीज़ का श्योरिटी बाउंड दिया जाता है कि आया अदालत जब भी इस शख्स को बुलाएगी ये बंदा अदालत में हाजिर होगा। बेसिकली बेल इज़ टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन अक्यूज फ्रॉम कस्टडी, यानी कि ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीज होता है जो बेल होता है, ठीक है। जब तक फैसले में ये साबित नहीं होता कि आया वो वाकई उसने ये जुर्म किया या नहीं, ये एक सेकंड बात है, ठीक है। लेकिन ये जो बेल है ये एक टेम्परेरी रिलीज है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि सिक्योरिटी टू इंश्योर देयर रिटर्न टू कोर्ट, यानी कि जो बंदा भी बेल करवाता है ना या जिसकी ज़मानत करवाई जाती है, तो हमने ऊपर भी इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, तो लाजमी हमने उसकी श्योरिटी देनी है अदालत को कि अदालत जब भी अक्यूज़ को जिस वक्त भी बुलाएगी अक्यूज़ हाजिर होगा। इस बेस पे उसको बेल करवाई जाती है, जो कि पोस्ट एंड प्री अरेस्ट बेल में कोई भी बेल हो सकती है। कि जो ये श्योरिटी बेल है इसको सिक्योरिटी बेल भी कहा जाता है, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी इस चीज़ की ज़मानत देता है कि आप इस बंदे को पुलिस की कस्टडी से आज़ाद करवा दो, यानी रिहा करवा दो, जिसको टेम्परेरी रिलीज़ का भी नाम दिया गया है। लेकिन जब भी अदालत जिस सिचुएशन में भी होगी इस अक्यूज़ को बुलाएगी, अक्यूज़ को हम वो थर्ड पार्टी जो होती है वो इस चीज़ की ज़मानत लेती है कि हम इस बंदे को अदालत में पेश करेंगे। बेल के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप ये एग्जाम से लिख देते तो जो चेक करने वाला उस पर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। जो ये देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बेल, ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेल के लिए। पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। पहली बात है कि FIR होगी तो बेल का कंसेप्ट आएगा। जब तक FIR नहीं होती आप बेल के टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते ना। अब ये कोई बंदा तो नहीं है ना कि FIR हुई नहीं, उसको पता है कि जी मुझसे ये गलती हो गई, अब ये तक FIR नहीं तो मैं जाके ज़मानत ले लूँ, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है यह था बेल इज़ ऑलवेज ग्रांटेड ऑफ पर्टिकुलर FIR। ठीक है, पर्टिकुलर FIR से मतलब है कि यानी कि एक बंदा है, ठीक है, ये A है, इसने जुर्म कर दिया है, चोरी, ठीक है, कत्ल भी किया और डाका भी डाला, ठीक है। अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो सॉरी। अच्छा, ए है ना, इसने ये तीनों काम किया। अब ए ने क्या काम किया कि ए ने जो बेल ग्रांट कर लिया है वो अभी पोस्ट है प्री अरेस्ट है, ये बात की बात है, लेकिन उससे कोई भी बेल ले लिया वो उसने चोरी के रिलेटेड ले लिया है। अब अगर उसने बेल चोरी के रिलेटेड लिया तो ये ए तो हरगिज़ ना सोचे कि मुझे कत्ल की जो मुकदमा मैं करके आऊँ, सॉरी जो कत्ल का जो मैंने केस किया इसमें मुझे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इससे भी मैं मतलब बेल हो चुकी है, इससे मुझे ज़मानत मिल चुकी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और या कि मैं डाका डाल के आया हूँ तो मैंने मतलब चोरी के मामले में ले लिया बेल शेल सारा कुछ सीन है, तो ये जो दो इनमें मुझे बेल हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। एक को चोरी के मामले में बेल लेनी पड़ेगी, कत्ल के मामले में भी लेनी पड़ेगी और डाके के मामले में भी बेल लेनी पड़ेगी, ये ज़रूरी होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये पॉइंट है जो बेल में, इसको आपको समझना चाहिए कि बेल इज़ ऑलवेज ग्रांटेड ऑफ पर्टिकुलर FIR। मुख्तलिफ FIR में मुख्तलिफ ज़मानत होगी। ये जो ए वाले एग्जाम्पल की इससे आपको सही तरीके से समझ आया होगा। अब तीसरी बात है कि आपको जो बेल आप कहाँ से ले सकते हैं, सेशन कोर्ट से ले सकते हैं और हाई कोर्ट से ले सकते हैं, और रेलिवेंट कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट कोर्ट से आपको ये मिलेगी, ये नहीं है कि आपने बेल मतलब चोरी इधर आपने की है लाहौर में किया और आपको ज़मानत उस पुलिस के पास आपने जाना था तो आप चले गए कराची में, जी हाँ जी मैं वहाँ पे कर आए हैं तो ऐसा कर दें, वो होती है एक वो प्रोटेक्टिव बेल होती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जो भी आपको मिलेगी वो सेशन कोर्ट से मिलेगी और हाई कोर्ट से मिलेगी आपको। प्री अरेस्ट बेल क्या होता है, इसको सेक्शन 499 CRPC का डील कर रहा है।
देखिए हमने आगे भी पढ़ा था कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी कंसेप्ट नहीं है बेल का। अब यहाँ पे ये आया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी पुलिस, ठीक है, ये स्टार्ट है। लेकिन जो अक्यूज है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, अरेस्ट नहीं हुआ। तो इस दौरान वो इससे पहले जो बेल लेंगे उसको बोलेंगे प्री अरेस्ट बेल, ठीक है, या बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट। यानी कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है, ठीक है, इस और पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट से पुलिस की अरेस्ट से पहले जो बेल ग्रांट की जाती है ना उसको बोला जाता है प्री अरेस्ट बेल या बेल बिफोर अरेस्ट। ये आपको कौन देता है? सेशन कोर्ट देती है या फिर हाई कोर्ट देती है, ठीक है। और कौन सी कोर्ट होती है? रेलिवेंट कोर्ट होती है। तो ये बेल आपको ग्रांट करने के लिए आपको अदालत को यानी कि अक्यूज को ये अदालत को बताना पड़ेगा कि आया ये मेरे पे जो एफआईआर है ये गलत हुई है, ये मतलब झूठ की बुनियाद पे हुई है, मुझे गलत जगह पे फंसाया जा रहा है, गलत जुर्म में फंसाया जा रहा है। ये कुछ आपने सफिशिएंट ग्राउंड्स जो होते हैं वो अदालत को बताने पड़ते हैं। अदालत को बताने ये ग्राउंड्स आप बताएंगे तो वो आपको बेल बिफोर अरेस्ट कर देगी, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है बेल बिफोर अरेस्ट में, उसमें यही होता है कि ये आपको बेलेबल ऑफेंस हो, ठीक है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये आपको मिल जाएगी हर सूरत में मिले। अगर आपको कत्ल भी कर देते हैं ना तो इसकी सूरत में भी आपको जो जो बेल होती है ये प्री अरेस्ट बेल, ये आपको मिल जाएगी। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि नॉन बेलेबल है तो इसको बेल नहीं देनी या कोई भी इस तरह का सीन इसमें नहीं होगा। और यहाँ पे कहा कि मैंने आपको प्रोटेक्टिव बेल का भी बताया था शायद, ठीक है, प्रोटेक्टिव बेल ये होती है कि अगर कोई बंदा अपनी रेलेवेंट कोर्ट में नहीं जा सकता ना तो वो किसी और कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है तब तक जब तक वो रेलेवेंट कोर्ट में नहीं जा सकता। और ये मैक्सिमम कितने दिन की होती है? 7 दिन, ठीक है, या 14 दिन। यानी कि वो बंदा था कराची में, ठीक है, वहाँ पे उसके खिलाफ जो भी था एफआईआर हुई है, ठीक है, एफआईआर हो गई है, लेकिन उसका जो मुस्तकिल पता था वो था लाहौर का, ठीक है। तो अब वहाँ या भी लाहौर में वकूआ हुआ है, कहीं कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वकूआ हुआ है, यहाँ पे वकूआ हुआ है, लेकिन वो उसकी रेलिवेंट कोर्ट नहीं बन सकती थी, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी रेलिवेंट कोर्ट है वो तो लाहौर बन रही है, लेकिन इस वक्त तो मैं कराची में मौजूद हूँ। तो वो ये करेगा जो कराची है ना, कराची की कोर्ट से अपने लिए जो बेल लेगा कि आया कि मैं जब तक लाहौर जाता हूँ तो मुझे पुलिस गिरफ्तार ना कर रही। इस चीज़ से बचने के लिए वो क्यूज क्या करेगा? प्रोटेक्टिव बेल ले लेगा, ठीक है। वो रेलिवेंट कोर्ट वो इसलिए लेगा आया कि मैं जब तक रेलिवेंट कोर्ट में पहुँचूँ तब तक तो मुझे पुलिस गिरफ्तार ना करे। और ये आया कितने दिन के लिए होती है? या तो 7 दिन के लिए होती है या 14 दिन के लिए होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग अपना एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, पुलिस का कंसेप्ट देखते हैं कि पुलिस कब जमानत दे सकती है। 169 CRPC में, यानी कि एफआईआर हुई, ठीक है, एफआईआर हो गई, पुलिस ने बंदा भी अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे पुलिस को लग रहा है आया जो अक्यूज है ये तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, अभी यहाँ पे पुलिस को ये बात लग रही है, ठीक है। यानी कि 169 CRPC के तहत अगर उसने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो उसको अरेस्ट किया है, अरेस्ट में कोई बंदा आ गया, लेकिन बाद में उनको ये बात लगती है कि यार ये बंदा तो है ही नहीं, ये अक्यूज नहीं होती, तो वहाँ पे पुलिस क्या करेगी? विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी उस बंदे को जमानत दे देगी, यानी कि उस बंदे को छोड़ देगी। इसके बाद एक आ जाता है एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट है यही होता है कि यानी कि अगर कोई बंदा उसको खदशा है कि यार मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, तो एफआईआर होगी तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जो भी उसका जो बनता है, कोई भी उसका मौक़िफ़ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये करेगा कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा। यानी कि यहाँ पे ये कि एफआईआर का कोई कंसेप्ट नहीं है, अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, लेकिन उस बंदे को ये लग रहा है कि यार मेरे भी एफआईआर हो जाएगी या ये वो कोई भी होगा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे या वो
तो इस चीज़ से बचने के लिए वो पहले से ही बेल ग्रांट कर लेता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है इसमें इस चीज़ का कंसेप्ट फ़िलहाल नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट नहीं है। यानी कि मैं सिंपल वे है कि जो प्री अरेस्ट बेल को मैं सिंपल आपके लिए कर देती हूँ कि एफआईआर हुई, ठीक है, लेकिन अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। अगर अरेस्ट नहीं हो उससे पहले जो वो बेल लेगा उसको बोलेंगे हम प्री या बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक है। ये अब वो बेल ग्रांट कर लेगा, इसमें नहीं देखा जाएगा कि वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो इसके बाद हमने भी वो दूसरा कंसेप्ट भी पढ़ा था, प्रोटेक्टिव बेल का भी पढ़ा था कि यानी कि रेलिवेंट कोर्ट तक पहुंचने के लिए आप प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं जो कि 14 या 7 दिन की होती है ताकि आप रेलिवेंट कोर्ट तक पहुंच सकें। और इसके बाद हमने एंटिसिपेटरी बेल पढ़ा था जो किसी हदशे की बिना पर आप ले सकते हैं, अरेस्ट होने से पहले भी आप वो ले, आपको हदसा है सिर्फ कि यार मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी तो आप वो ले लेंगे। अभी हम देखते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट, ठीक है, 496 एंड 497। यानी कि इसमें अदालत है ना जो ये वो 496 को भी देखती है और 497 को भी देखती है। तो जो 496 है ना इसमें आते हैं बेलेबल ऑफेंस और 497 में नॉन बेलेबल ऑफेंस का जिक्र किया गया है जो कि 2 तरह के होते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन हम पहले देखते हैं 496 यानी कि एफआईआर हुई, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन उसने सारी कर दी और बंदा भी अरेस्ट हो चुका। अब अरेस्ट हो गए ना, अगर उसके जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस में हमने पीछे भी पढ़ा था 498 में भी पढ़ा था, बेलेबल ऑफेंस में हमारे पास ये राइट आ जाता है, ठीक है, कि हमारे पास ये राइट होता है कि हम बेल ग्रांट करेंगे। और जो ये होती है ना बेल आफ्टर अरेस्ट, इसमें जो है ना ऑफेंस की नेचर देखी जाती है, ठीक है, कि वो किस किस्म की ऑफेंस है, 496 के तहत या 497 के तहत है नॉन बेलेबल, जो कि 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे 498 और 496 में ये एक बात आपने याद रखनी है कि बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट कंसिडर कर दिया जाता है। तो बेलेबल ऑफेंस में आपने एक केस ला देखना है 191 MLD158, ये पूरा आपने केस ला पढ़ना है, इसमें आपको समझ आ जाएगी। अब हमने देखा था कि 496 में देखा था, ठीक है, इसके देखा था कि वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल में आपको ये ग्रांट कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं 497 नॉन बेलेबल और मैंने आपको आगे भी बताया था कि ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो मैं पहले एक बताती हूँ जो 3 से 10 है ना साल, यानी कि पहला है कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, अक्यूज है तो उसको सज़ा पता कितनी हुई है, 3 से 10 साल तक सज़ा हुई है। तो यहाँ पे ये आ जाता है कि ये प्रोहिबिटरी क्लास नहीं होता ना, तो इसमें बेल ग्रांट कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको बेल दे दी जाती है, बेल ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन जो हम दूसरा पढ़े वो है प्रोहिबिटरी क्लास, प्रोहिबिटरी क्लॉज, ठीक है। इसमें क्या होता है 10 साल से ऊपर हो गया, फांसी होगी, कोई सजाए मौत होगी, ठीक है, ठीक है। यानी प्रोहिबिटरी क्लास जो होती है यहाँ पर हम प्रोहिबिटरी क्लास जो होती है ना वो 10 साल से ऊपर हो गया या उसको फांसी की सज़ा हुई है या सजाए मौत होती है, तो यही रूल कहता है कि आपको इसमें बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दी गई है, उन बंदों को, कौन कौन से बंदे जिनको प्रोहिबिटरी क्लास में भी बेल ग्रांट की जा सकती है, वो या तो बीमार है, ठीक है, या बहुत बूढ़ा है, या फिर औरत है, या बच्चा भी कौन सा, जो 16 साल से कम हो। 16 साल से ऊपर वाले बच्चे को ये कंसीडर नहीं किया, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आता, ठीक है। तो ये है कि 16 साल से जो कम होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, ये इनको भी बेल दे दी जाए, औरत को भी दी जा सकती है, जो बीमार है उसको भी दी जा सकती है, और ये कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी है उसको या औरत है उसको भी दे दी जाती है। इसके बाद हमारे पास एक और मज़े की बात आती है बेल आफ्टर कन्विक्शन,
ठीक है, ये एक ऐसा राइट है जिसको तकरीबन हर बंदा इंजॉय कर रहा है। यानी क्या क्या कि इसको क्या कहते हैं कि सज़ा के बाद बेल, यानी कि सज़ा के बाद भी ज़मानत ली जा सकती है। अभी आप लोग देख लें, ये जो नवाज शरीफ है उसके केसेस में भी देखें वो कौन सा राइट इंजॉय कर रहा है जी, वो बेल आफ्टर कन्विक्शन इंजॉय कर रहे हैं। जो मरीम नवाज है वो भी क्या कर रही है, वो ऐसे ऐसे जो बड़े लोग हैं जो इस टाइम उनको सज़ाएं हो चुकी हैं, कोर्ट ने कंसीडर कर दिया कि यार ये इन लोगों को सज़ा है, लेकिन फिर भी वो देखें इजीली फिर रहे हैं। वो क्या है, वो बेल, ये वाली जो है बेल आफ्टर कन्विक्शन है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की हम इस वीडियो में क्या पढ़ा कि बेल क्या होता है। ठीक है, बेल को सरसरी सा देखा कि यानी कि किसी शख्स को पुलिस की गिरफ्त से रिहा करवाने के लिए अदालत उसको रिहा करती है, लेकिन वो श्योरिटी बाउंड पे करती है। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा है कि पोस्ट एंड प्री अरेस्ट बेल क्या होता है। प्री अरेस्ट क्या होता है, जो अरेस्ट से पहले आप जो बेल लेते हैं, और पोस्ट अरेस्ट वो होती है जो आफ्टर अरेस्ट होती है। ठीक है, यानी कि आप अरेस्ट हो गए उसके बाद जो बेल ली जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी आज का ये जो टॉपिक था आपको इजीली समझ आया होगा, और मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।